हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी गुवाहाटी सन 2001 में आई हुई सीपीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। जो दक्षिण भारत को जीतने के लिए जो है मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनके पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद था। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद था। नेक्स्ट देखिएगा, इनके चाचा का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। जो जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा का नाम जो है जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में 22 अक्टूबर 1296 को अपना राज्य अभिषेक करवाया था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्य अभिषेक करवाया था वो 22 अक्टूबर 1296 को बलबल के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था और इन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खिलजी वंश के दूसरे शासक बने थे। नेक्स्ट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वे खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, जबकि खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वे जलालुद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुर्स था और उनके बचपन का नाम गुरसास्प था। जो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वो अली गुर्स था, जबकि उनके बचपन का जो नाम था वो गुरसास्प था। नेक्स्ट देखिएगा, उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। जो उमरा ए चहलगान है इसका जो गठन किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शम्स उद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट देखिएगा, इनका दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था। जो शम्स उद्दीन यानी कि इल्तुतमिश का जो दिल्ली पर शासनकाल रहा था वो 1210 ईस्वी से 1236 तक रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था। जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। नेक्स्ट देखिएगा, इसने 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया जिसका नाम तिरकान ए चहलगान था। जो इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया गया उसका नाम तिरकान ए चहलगान था। नेक्स्ट देखिएगा, एकता प्रणाली क्या है। जो एकता प्रणाली थी जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी तो यह क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कर्मचारी को धन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। जो एकता प्रणाली थी इसके द्वारा कर्मचारियों को धन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट देखिएगा, सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे तो इसमें शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश के द्वारा। इसने चांदी के टका तथा तांबा के जित्तल का प्रचलन किया और साथ ही दिल्ली में टकसाल की स्थापना की थी। जो इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और इसने चांदी के टका और तांबे के जित्तल का प्रचलन किया और साथ ही दिल्ली में एक टकसाल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट देखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें जो इल्तुतमिश जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश का था जिसने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया था और यह मकबरा स्क्रित शैली में बनाया गया था। जो पहला जो मकबरा बनाया गया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। इसने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण किया था और ये जो मकबरा था ये स्क्रित शैली में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। जो इल्तुतमिश है इनको भारत में गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री तथा भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री तथा भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट देखिएगा, कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिमी चीन था। जो कुषाणों का जो निवास स्थान था वो उत्तर पश्चिमी चीन था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूची कबीले के लोगों ने कुषाण वंश प्रारंभ किया था। जो यूची कबीले के लोगों ने जो है कुषाण वंश का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखिएगा, इनका संबंध यूईसी जाति जिसे कि यूची कबीले के नाम से भी जाना जाता था, जो कि यूईसी जाति से संबंधित था और इनको पहले यूची कबीले के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात आती है कुषाण वंश की। जो कुषाण वंश है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आरंभ से शकों की कुषाण नामक एक शाखा प्रारंभ हुई थी। जो आरंभ में जो है शक थे उनकी एक कुषाण नामक शाखा प्रारंभ हुई थी। इनकी 4 शाखाएं थी, उनमें एक शाखा कुषाण शाखा भी थी। नेक्स्ट देखिएगा, यह यूईसी जाति प्रारंभ में मध्य एशिया में निवास करती थी। जो यह यूईसी जाति थी वो प्रारंभ में मध्य एशिया में निवास करती थी। नेक्स्ट देखिएगा,
कुषाण वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। जो कुषाण वंश का जो प्रथम शासक था वो कुजुल कडफिसिस था। नेक्स्ट देखिएगा, साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। जो साइलेंट वैली परियोजना है इसका जो संबंध है केरल राज्य से है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत के दक्षिण में केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। जो भारत के दक्षिण में जो केरल राज्य है पालक्कड़ जिले में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ के जंगलों की वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसी अन्य सतह की तुलना में कहीं अधिक है। इससे यहाँ का वातावरण हमेशा ठंडा बना रहता है। यहाँ के जो जंगलों की जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो अन्य सतह की तुलना में कहीं अधिक है। इससे यहाँ का जो वातावरण है वो हमेशा ठंडा बना रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यटन की दृष्टि से यह काफी सुंदर जगह है। जो साइलेंट वैली परियोजना है यह पर्यटन की दृष्टि से काफी सुंदर जगह है। नेक्स्ट देखिएगा, ओरोविल का संबंध अरविंद घोष से है। जो ओरोविल है इसका जो संबंध है वो अरविंद घोष से है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना श्री औरोबिंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में 28 फरवरी 1968 को मां यानी कि मीरा अल्फा के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो श्री औरोबिंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में 28 फरवरी 1968 को मां यानी कि जो मीरा अल्फा है उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, वे अरविंद घोष की आध्यात्मिक सहयोगी रही थी। इनका मानना था कि मनुष्य एक परिवर्तित जीव है। जो मीरा अल्फा जो है वे अरविंद घोष की आध्यात्मिक सहयोगी रही थी और इनका मानना था कि मनुष्य एक परिवर्तित जीव है। नेक्स्ट देखिएगा, ओरोविल दक्षिण भारत में स्थित पुडुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम जिले में एक प्रायोगिक नगरी है। जो ओरोविल है वह दक्षिण भारत में स्थित पुडुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम जिले में एक प्रायोगिक नगरी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात आती है अरविंद घोष की। तो अरविंद घोष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश भारत कोलकाता में हुआ था। जो अरविंद घोष का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश भारत जो कि उस समय के कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष थे जो इन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छी सरकारी नौकरी दिलाना चाहते थे। जो अरविंद घोष के जो पिता थे डॉक्टर कृष्णधन घोष थे जो इन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छी सरकारी नौकरी प्रदान करना चाहते थे। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। जो अरविंद घोष ने जो है पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया था। नेक्स्ट देखिएगा, अरविंद घोष की प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इसमें दिव्य जीवन, द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, फ्यूचर पोएट्री इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट देखिएगा, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। जो नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती हैं और प्रत्येक जनजाति एक दूसरे से भिन्न है। जो नागालैंड में जो कुल जनजातियां जो निवास करती हैं वो लगभग 16 जनजातियां निवास करती हैं और प्रत्येक जो जनजाति है वो एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है। जो अंग्रेजी है वो नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ अधिकांश निवासी इस भाषा को बोलते हैं और शिक्षा की भाषा भी अंग्रेजी ही है। जो यहाँ की जो बोलने की जो भाषा है वो अंग्रेजी है और शिक्षा की भाषा भी अंग्रेजी भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा, नागालैंड भारत के 29 राज्यों में से एक है जहाँ ईसाई धर्म के अनुयायी अधिक संख्या में निवास करते हैं। जो नागालैंड है वो भारत के 29 राज्यों में से एक है और यहाँ ईसाई धर्म के अनुयायी अधिक संख्या में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नागालैंड राज्य की बात करें तो इसमें जो है भारत के 16वें राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। जो नागालैंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, राजधानी जो है कोहिमा है। नागालैंड राज्य की जो राजधानी है वो कोहिमा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 16,579 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, जनसंख्या की बात करें तो नागालैंड राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो 19,80,602 है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा शहर जो है नागालैंड का वो दीमापुर है। जो नागालैंड राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है वो दीमापुर है। देखिएगा, नागालैंड राज्य में कुल जिले 12 हैं। जो नागालैंड राज्य के जो कुल जिले हैं वो 12 जिले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यपाल जो है नागालैंड राज्य का वो रविंद्र नारायण रवि है। जो नागालैंड राज्य के जो राज्यपाल है वर्तमान में वो रविंद्र नारायण रवि हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री जो है नेफ्यू रियो है। जो नागालैंड राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है
वो नेफ्यूरियो हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस अधिवेशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में बट गई थी। इस घटना को ही सूरत विभाजन कहा गया। जो सूरत अधिवेशन 1907 हुआ था, इस अधिवेशन के तहत ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था और इस घटना के बाद ही कांग्रेस दो दलों में बट गई और इस घटना को सूरत अधिवेशन कहा गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दो दल बन गए, एक तो गरम दल और एक नरम दल। जो सूरत अधिवेशन के बाद जो है गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। जो 1923 में जो गठित स्वराज्य पार्टी थी, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। स्वराज्य शब्द का जो अर्थ होता है वो अपना राज्य होता है। जो स्वराज्य शब्द का जो अर्थ होता है, उसका जो अर्थ है वो अपना राज्य है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी वो 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, यह पार्टी स्वतंत्रता संग्राम के लिए बनाया गया एक राजनीतिक दल था। जो स्वराज्य पार्टी जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए बनाया गया एक राजनीतिक दल था। नेक्स्ट देखिए, स्वराज्य पार्टी के बारे में बात करें तो इसमें जो है 4 सितंबर 1920 से असहयोग आंदोलन भारत में जोरों से चल रहा था और इसी आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ और गांधी जी ने इस घटना को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया। इससे कई नेता इनके खिलाफ हो गए और इस विचारधारा का विरोध करने लगे, क्योंकि इस समय यह आंदोलन सफलता की चरम सीमा पर था और अंग्रेज भी इस आंदोलन का लोहा मानने लगे थे। परंतु गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस नहीं लिया गया और इसके बाद 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू और विठल्ला भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के नाम के दल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए। जो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो चित्तरंजन दास बनाए गए। इसी के साथ 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसके जो संस्थापक थे वो विलियम जोन्स थे। तो इसमें जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता में फोर्ट विलियम में की थी। जो विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी वो 15 जनवरी 1784 को की थी। नेक्स्ट देखिएगा, विलियम जोन्स ने भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसकी स्थापना की थी। जो विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिएगा, एशियाई सोसाइटी का नाम बाद में बदलकर द एशियाटिक सोसाइटी 1825 में कर दिया गया था। जो एशियाई सोसाइटी का जो नाम बदलकर जो बाद में जो है एशियाटिक सोसाइटी कर दिया गया था 1825 में। नेक्स्ट देखिएगा, 1832 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किया गया। इसका जो नाम है बाद में 1832 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, और 1936 में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो 1936 में इसका जो नाम किया गया था वो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। जो यह जो स्टेटमेंट दी गई थी, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। जो जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे। जो जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू थे। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। जो जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम था स्वरूप रानी था। नेक्स्ट देखिएगा, इनकी बड़ी बहन का नाम विजया लक्ष्मी पंडित था। इनकी जो बड़ी बहन थी इनका नाम विजया लक्ष्मी था, जो कि यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो रहे थे ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वे पहली बार महात्मा गांधी से 1916 में मिले और 1919 में इलाहाबाद के होम रूल के सचिव बने।
जो वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे 1916 में, और 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने थे। नेक्स्ट देखिएगा, उन्हें 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान 2 बार जेल जाना पड़ा। उन्हें जो है 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान 2 बार जेल भी जाना पड़ा था। नेक्स्ट देखिएगा, नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलन के कारण ही उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, और 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा टुवार्ड्स फ्रीडम लिखी थी। जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो एक जेल में लिखी थी, टुवार्ड्स फ्रीडम। नेक्स्ट देखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया, जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। जो संविधान में जो संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 300A के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 300A के अधिक संपत्ति के सार्वजनिक अधिकारों में अंतर केवल इतना है कि मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए नागरिक अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय में जा सकते हैं। तो संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 301 के अधीन संपत्ति के सार्वजनिक अधिकारों में अंतर केवल इतना है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन ही न्यायालय में हम जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जबकि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 301 के अधीन संपत्ति के संवैधानिक अधिकार की राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने की दशा में अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय में उपचार नहीं मांगा जा सकता, वह केवल अनुच्छेद 226 के तहत ही उच्च न्यायालय में जा सकता है। वह अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता, परंतु वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। जो भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। शंकुधारी वन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। जो शंकुधारी वन है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं और भारत में यह हिमालय क्षेत्रों के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। जो शंकुधारी वन है वो भारत के हिमालय क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के अलावा यह वन यूरोप, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, साइबेरिया, एशिया में भी यह वन पाए जाते हैं। जो भारत के अलावा जो ये वन पाए जाते हैं वो यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, साइबेरिया और एशिया में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लू वायरस के कारण होता है। जो फ्लू है वायरस के कारण होता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्लू सांस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जो फ्लू है वह सांस के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। लक्षण की बात करें तो इसमें मांसपेशियों में दर्द, थकान, खांसी, गले में खराश और सिर दर्द, जबकि इसमें उल्टी और दस्त लगना भी आम बात हो जाती है। जो इसके जो लक्षण हैं फ्लू के, इसमें मांसपेशियों में दर्द, थकान, खांसी, गले में खराश और सिर दर्द, जबकि इसमें उल्टी और दस्त लगना भी एक आम बात है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रभावित अंग की बात करें। जो फ्लू में जो प्रभावित अंग है इसमें नाक, गला और फेफड़े हैं। जो फ्लू में जो प्रभावित अंग है वो नाक, गला और फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। जो ब्रोमीन अधातु वो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 में की थी। इसमें अलग प्रकार की गंध आती है। जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं बेलार्ड ब्रोमीन, इसने इसकी खोज 1826 में की थी और इसमें एक अलग ही प्रकार की गंध आती है, इसी कारण इसका नाम ब्रोमीन रखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। जो ब्रोमीन अधातु है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रोमीन मुख्यतः समुद्र में पाई जाने वाली अधातु है। जो ब्रोमीन है वह मुख्य रूप से समुद्र में पाई जाने वाली एक अधातु है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रोमीन में मुख्य यौगिक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है। जो ब्रोमीन के जो मुख्य यौगिक हैं वो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रोमीन जो है इसका जो सामान्य ताप पर केवल यही अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो ब्रोमीन जो अधातु है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु संख्या जो है इसकी 35 है, जो ब्रोमीन की जो परमाणु संख्या है 35 है। नेक्स्ट देखिए, गलनांक की बात करें, इसका जो गलनांक है वो -7.2 डिग्री सेल्सियस है। जो ब्रोमीन का गलनांक है वो -7.2 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रोमीन गहरा लाल रंग का तीक्ष्ण गंध का द्रव है। ब्रोमीन जल की अपेक्षा कुछ कार्बनिक द्रव में भी अधिक विलय है। जो ब्रोमीन है वो गहरी लाल रंग का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है और ब्रोमीन जल की अपेक्षा कुछ कार्बनिक द्रवों में भी अधिक विलय है। नेक्स्ट देखिएगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। जो तिरुचिरापल्ली है वो कावेरी नदी के किनारे है। यह भारतीय तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो प्राचीन चोल साम्राज्य का हिस्सा था। जो तिरुचिरापल्ली है यह भारतीय तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो कि प्राचीन चोल साम्राज्य का हिस्सा था। लगभग 3000 ईसा पूर्व यह चोल साम्राज्य की राजधानी रहा। फिर यहाँ मुगलों ने शासन किया। बाद में विजयनगर साम्राज्य ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। जो लगभग 3000 ईसा पूर्व जो है चोल साम्राज्य की यह राजधानी रहा था तिरुचिरापल्ली। फिर यहाँ पर मुगलों ने शासन किया। बाद में विजयनगर साम्राज्य ने फिर यहाँ पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधीन कर लिया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।